हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। ये बस 1 महीने पहले की ही बात है। हम कुछ कॉलेज फ्रेंड्स एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने गए थे। हमारी 2 दिन की ट्रिप थी। पहले दिन तो हम सब जीप में वहां घूमे और मौज मस्ती करी। दूसरे दिन मेरे एक दोस्त ने, जो वहां कई बार जा चुका था, उसने बोला कि पास में ही एक कब्रिस्तान है और हम सब वहां घूमने चलते हैं, मज़ा आएगा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मुझे इन सब चीज़ों से वैसे ही बहुत डर लगता है। लेकिन हमारे ग्रुप में मेरी गर्लफ्रेंड भी थी और मैं नहीं चाहता था कि उसके सामने मैं डरपोक दिखूं, इसलिए मैं भी रात को वहां चलने के लिए तैयार हो गया। हम 5 दोस्त रात में अपने होटल से निकलकर उस कब्रिस्तान में पहुंचे। वो कब्रिस्तान बहुत पुराना था, इतना पुराना कि वहां चारों तरफ पेड़ और झाड़ियां उगी हुई थी। कब्रिस्तान का पीछे वाला हिस्सा तो बिल्कुल जंगल में ही मिल चुका था और वहां हम गलती से पैर भी रख सकते थे किसी कब्र के ऊपर। वहां कोई लाश नहीं दफनाता था। इतना पुराना होने के बावजूद वो बहुत खूबसूरत था। सर्दियां तो थी, लेकिन फिर भी मैंने फील किया कि उस जगह बहुत ज्यादा ही ठंड थी। हम चारों ठंड में कांप रहे थे। कब्रों के ऊपर लगे पत्थर जर्जर हालत में थे और उन पर लिखा हुआ पढ़ने में भी नहीं आ रहा था। मैंने ठंड में कांपते हुए अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया और हम जंगल की तरफ वाले हिस्से में बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी कब्र है, जो बाकी सब कब्रों से बहुत अलग लग रही थी। शायद वो किसी बहुत बड़े आदमी की कब्र रही होगी। वहां मैंने नोटिस किया कि वहां से एक अलग ही वाइब आ रही थी, जो कब्रिस्तान के किसी और हिस्से में नहीं थी। मतलब कि एक अजीब सी मनुसियत थी उस कब्र के चारों तरफ। मेरे हाथों और गर्दन के बाल खड़े हो गए। दिल में अजीब सा डर आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ नहीं बोला कि कहीं वो ये ना सोचे कि मैं डरपोक हूं। लेकिन धीरे धीरे वो डर वाली फीलिंग बढ़ती जा रही थी। दिल कह रहा था कि जल्दी से चले जाओ यहां से। आखिर में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोल ही दिया, मेरे को यहां से जाना है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा भी बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। वो भी डरी हुई थी और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो बोली, यहां कोई है, कोई हमें देख रहा है। हम दोनों फील कर पा रहे थे कि वहां कोई हमें घूर रहा है। कोई एक चीज हमें देख रही थी और वो देखे जाने की फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी। और ऐसा लग रहा था कि वो जो कुछ भी था, वो उस बड़ी कब्र के अंदर से ही हमें घूर रहा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और हम वहां से तेजी से जाने लगे। लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि मानो वो भी हमारे पीछे ही आ रहा है। कुछ ही सेकंड्स में हमने भागना शुरू कर दिया। हमें भागता देख हमारे बाकी के दोस्त भी हमारे साथ ही भागने लगे। हम कुछ ही दूर पहुंचे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड का पैर फिसला और वो गिर पड़ी। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और उसके साथ मैं भी गिर पड़ा। गिरते के साथ ही वो डर वाली फीलिंग जा चुकी थी। मैं उसकी तरफ देख के हंसने लगा। अब कोई हमारे पीछे नहीं था। हम कब्रिस्तान से काफी दूर आ चुके थे। हम दोनों को लगा कि शायद वो कोई हमारा वहम था। होटल पहुंचकर हमने कुछ देर मस्ती की और सो गए। अगले दिन हम अपने अपने घर पहुंच चुके थे। मेरी रात में हमेशा ब्रश करके सोने की आदत है, लेकिन बचपन से ही ना जाने क्यों मुझे रात में शीशा देखने में बहुत डर लगता है। इसीलिए रात में ब्रश करते हुए भी मैं कभी शीशे में नहीं देखता। और उस रात भी मैं बाकी दिनों की तरह सर झुकाए ब्रश कर रहा था। मैं नीचे गिरते हुए पानी को ही देख रहा था कि अचानक वही डर वाली फीलिंग फिर से दिल में आ गई। बिल्कुल वैसे जैसा मुझे और मेरी फ्रेंड को एक रात पहले लगा था। मानो कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा मुझे घूर रहा है।
मैं जबरदस्ती सर झुकाए हुए था। मेरे पीछे कौन है ये ऊपर शीशे में देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तभी मैंने नोटिस किया कि वहां एक अजीब सी गंदी स्मेल आ रही है, जैसे अंडे जल रहे हों। लेकिन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मैंने अपने आप को इस पॉइंट तक रोका कि मेरा सर दर्द होने लगा। मैंने ऊपर देखने का फैसला किया। मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई और शीशे में देखा। मैंने चैन की सांस ली। शीशे में कोई नहीं था, सिर्फ मेरी ही तस्वीर थी। लेकिन उसी वक्त मैंने देखा कि मेरी इमेज के पीछे एक और परछाई ऊपर उठ रही है। वो काली परछाई थी जो इतनी ऊंची थी कि वो छत तक पहुंच रही थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरे चीखने की आवाज सुन के मेरे मम्मी पापा मेरे रूम में भागे आए। मैंने उनको उस बारे में बताया। पापा इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानते और उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन मम्मी को पता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मम्मी जोर जोर से गॉड को याद करने लगी और मानो उसी वक्त वो डर वाली फीलिंग भी चली गई। अगली कई रातें नॉर्मल बीती, कुछ नहीं हुआ। लेकिन परसों रात फिर से, रात में सोते सोते अचानक फिर से ऐसा लगने लगा कि मानो कोई मेरे सामने खड़ा मुझे घूर रहा है। रात के 2 बजे थे और एक बहुत तेज आवाज से मेरी आंख खुल गई। कसम से एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ गया है। उठते ही मैंने अपने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरे कमरे में रखी ड्रेसिंग टेबल गिरी हुई थी। वो बहुत भारी थी और आसानी से हिलती भी नहीं थी। मैंने यही सोचा कि शायद हमारी बिल्ली ने किसी तरह उसको गिरा दिया होगा। मैंने उसको मुश्किल से उठा के खड़ा किया तो देखा कि शीशे के ऊपर पंजों के निशान लगे हुए हैं। मैंने उसको भी यही सोच के टालना चाहा कि शायद नीचे गिरने की वजह से शीशे पर ये निशान लग गए होंगे। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैं अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। मैं डरा तो हुआ था, लेकिन इतनी सी बात पर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं उठाना चाहता था। मैंने टेबल को ड्रॉर और सोफे के बीच में ऐसे लगा दिया कि वो हिल भी ना सके। मैं पलटा तो देखा कि मेरी बिल्ली भी मेरे बेड पर बैठी है और वो उसी शीशे की तरफ घूर रही थी। ये देख के मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी कि कम से कम मेरी बिल्ली तो मेरे साथ है। मैंने लाइट बंद की और जल्दी से अपने बेड पर आकर ब्लैंकेट में घुस गया और उसी वक्त मेरी बिल्ली मेरे कमरे से बाहर भाग गई। अब मैं बिल्कुल अकेला था। मैं ब्लैंकेट के अंदर ही मुंह छुपाए हुए था। मुझे बाहर देखने में डर लग रहा था कि कहीं कुछ दिख ना जाए। धीरे धीरे मेरी पलकें भारी होने लगी और मेरी आंख लग गई। लेकिन इससे पहले कि मैं गहरी नींद में सोता, मुझे फिर से एक जोर की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर देखा तो मुझे मेरे कमरे में काली परछाई घूमती हुई नजर आई। वही काली परछाई जो कुछ दिन पहले मैंने शीशे में देखी थी। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और लाइट ऑन होते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल वहीं खड़ी थी जहां मैंने उसे खड़ा किया था, लेकिन उसके बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हो रखा था, मानो किसी ने एक घूंसे से उसमें छेद कर दिया हो। उसके टूटे हुए कांच के टुकड़े चारों तरफ पड़े थे। मैं जोर जोर से ऊपर वाले का नाम लेने लगा, जैसा मेरी मम्मी ने किया था। शायद उस कब्रिस्तान में जाकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो काली परछाई अब मेरे पीछे पड़ चुकी है। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है। काश मैं जिंदा बच पाऊं।